कितनी हो जाएगी? Zero. तो इस पॉइंट नहीं, सुनिए, जिस वैसे तो जीरो रेस्ट में तो आ जाएगा वो, लेकिन वो एंड पॉइंट पर वेलोसिटी मतलब वो जैसे ऐसे उड़ता हुआ आए तो वो लास्ट पॉइंट पर किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है ना? मेरे को वो वाली वेलोसिटी बतानी है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। सुनिए, अब उस वेलोसिटी को यानी कि नीचे प्लेन पे स्ट्राइक करने से पहले जस्ट पहले जिस वेलोसिटी को वो स्ट्राइक कर रहा है वो, उसके बाद इस वेलोसिटी को रुको, तो सही, इस वेलोसिटी को हमने बोला v, इस वेलोसिटी को मैंने v बोल दिया। तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये एक्स एक्सिस है, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक तो हो गया ये वाला कंपोनेंट, इसको vx बोल दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को vx, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट को बोल दिया vy। तो वर्टिकल कंपोनेंट अब ऊपर की तरफ ना होकर नीचे की तरफ होगा। इसको cos थीटा sin थीटा नहीं बोल सकते, बोलेंगे अभी। तो अब ये देखिएगा कि ये जो vx है, ये vx कौन सी वाली वेलोसिटी होगी? ये इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी u cos थीटा है ना, तो vx को बोल देंगे u cos थीटा। और जब ये u cos थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u sin थीटा। लेकिन u sin थीटा ना लेकर माइनस u sin थीटा लूँगा, क्योंकि u sin थीटा हम इस डायरेक्शन में ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा माइनस u sin थीटा। vy इज इक्वल टू माइनस u sin थीटा। यहाँ डायग्राम में सिर्फ u sin थीटा ही लिखा है, कोई बात नहीं, उसको अभी डेरिवेशन में देखेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया b, दिस इज ओरिजिन, दिस इज o a b, ठीक। अब आगे चलते हैं, ये तो डायग्राम था, इस डायग्राम की तो हेल्प हम लेंगे। और अब आप पहुँच जाइए पेज नंबर 48 पर, 49 पर, सॉरी 49 पर। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल velocity of projectile at the end point, velocity of projectile at the end point, तो हम ये कहेंगे at the end of flight, at the end of flight small t is equal to total time of flight। टाइम क्या होगा एट द एंड ऑफ फ्लाइट? तो एट द एंड ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, पूरे एंड तक आने में उसको टाइम कितना लग रहा है? t इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने क्या बोल दिया था? tf, कैपिटल T सब्सक्रिप्ट में स्मॉल f, tf बोल दिया था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को। अब देखिएगा, और ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है tf, ये क्या था? ये हम कैलकुलेट कर चुके थे 2u sin थीटा अपॉन g, दिस वाज 2u sin थीटा अपॉन g, ये हो गया। अच्छा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी v डैश is equal to v dash is equal to u square, सर इन्होंने मैग्नीट्यूड ऐड करा है, क्या करा है? बता रहा हूँ क्या करना है। u square प्लस u square plus g square into 2u square sin square g square।
देखिए जी पेज नंबर 48 पर देखिएगा, पेज नंबर 48 पर हमने किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला निकाला था। वो फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt माइनस 2u gt और साइन थीटा। ये हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करा था, पेज नंबर 48 पर देखिए, बिल्कुल नीचे जी। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं वेलोसिटी हमको निकालनी है किसी भी प्रोजेक्टाइल की लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ तक आते आते उसको टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो ये जो टी है ना, इस एक्सप्रेशन में टी की जगह आपको टी एफ रख देना है बस, ठीक है ना, टी की जगह टी एफ रख देना है, मतलब ये रख देना है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो वो कहा v डैश इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और टी की जगह ये टाइम आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर माइनस 2u जी, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी और बिल्कुल साइन थीटा। इसमें जी से जी कैंसिल आउट हो गया, v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू 2u sin थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर माइनस 2u 4u इंटू 2u क्या हो गया 4u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर भी देखिए जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कट गया तो प्लस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरा कट गया। तो v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर, v डैश इज इक्वल टू u, ठीक है, तो v डैश कितना आ गया u के ही बराबर आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास आया कि जो v डैश है यानी कि जिस वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका गया था u वेलोसिटी के साथ, वो उसी वेलोसिटी के साथ फाइनली यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टी होती है कि जिस वेलोसिटी के साथ फेंका गया उसी वेलोसिटी के साथ वो यहाँ पर स्ट्राइक सर ये करेगा। नेगेटिव में नहीं आएगी? बता रहा हूँ, ये वेलोसिटी नेगेटिव में नहीं आएगी, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। हाँ। ठीक है, कि भाई एक तो ऊपर जाती हुई थी और एक नीचे जाती हुई, तो डायरेक्शन क्या थी, थीटा से पता चल रहा था डायरेक्शन, तो वो जो थीटा है वो आपका माइनस थीटा के बराबर आना चाहिए, वो भी आगे प्रूव करके दिखा रखा है। ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना ऐसे करके। अब यहाँ पर निकालेंगे tan बीटा। हमने ये कहा कि ये वाला जो एंगल है जो फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है उसको मान लिया हमने बीटा। यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही थी उसको हमने मान लिया था थीटा। ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है उसको हमने मान लिया बीटा। तो अब देखिएगा हम ये कहेंगे tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहीं पर पेज नंबर 49 पर सबसे ऊपर आ जाइए कि प्रोजेक्टाइल में किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी कि यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, तो tan बीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस जो टी है टी की जगह आपका आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी, u sin थीटा माइनस जी, और टी की जगह क्या आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी अपॉन u cos थीटा। ठीक है, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा बचा, tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस यू साइन थीटा। समझ गए हमने, यू साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस यू साइन थीटा और अपॉन में यू कॉस थीटा, यू से यू कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हम क्यों बोलेंगे tan बीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। और इस माइनस को अंदर ले जाओ तो tan बीटा
इज इक्वल टू tan माइनस थीटा, ये हो गया। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, यानी कि जिस एंगल के साथ आपने प्रोजेक्ट करा था वो फाइनली उसी एंगल के नेगेटिव के साथ में नीचे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब वो एंगल जो है वो ऐसे बढ़ता हुआ था, ये ऐसे नीचे जाता हुआ, समझ गए? तो ये दो चीज़ जो है ये इसमें फाइनली ये था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पर खत्म होता है, लास्ट में नोट करके यही लिखा है, thus in projectile motion a body returns to the ground at the same angle and with the same speed at which it was projected। जिस वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट किया गया था यानी कि फेंका गया था, उसी वेलोसिटी के साथ वो वापस आकर मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप आइए पेज नंबर 50 पर। पेज नंबर 50 पर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखिएगा, इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, that is it covers equal distances along the circumference of the circle in equal intervals of time, then its motion is said to be a uniform circular motion। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, मतलब वो इक्वल डिस्टेंसेस, वो सर्कमफ्रेंस के अलाउंग इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर कर रही है ट्रैवल, तो हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। नाम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन है। क्यों है? रीज़न ये है कि उसकी स्पीड तो सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं है। वेलोसिटी तो बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। एग्जांपल देखिए, मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो जो सेकंड्स की जो हैंड, जो मिनट वाली, जो सेकंड वाली जो नीडल होती है, वो जो है वो जो बार बार पूरे टाइम घूमती रहती है, वो सर्कुलर मोशन है। सेकेंड है मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। कोई व्हील है वो यूनिफॉर्मली रोटेट करता जा रहा है, तो उसके रिम पर कोई एक पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट का जो मोशन है वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। क्लियर? अब देखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें है इफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स द सेम but the direction of motion changes at every point। Figure A shows the different velocity vectors at different positions of the particle। At each position, the velocity vector v vector is perpendicular to the radius vector r vector। Thus, the velocity of the body changes continuously due to the continuous change in the direction of motion of the body। As the rate of change of velocity is acceleration, so a uniform circular motion is an accelerated motion। तो ये जो लिखा हुआ है ना टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इसको इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे कि हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब भी क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी के चेंज होने को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो इसको आप डायग्रामेटिकली ऐसे दिखा देंगे, ये मैं डाल रहा इधर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसे हमने एक सर्कुलर पाथ बना दिया, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने ये कहा कि उस सर्कुलर पाथ का ये सेंटर है और ये एक रेडियस हो गया, ये एक रेडियस हो गया और एक रेडियस यहाँ पर, ठीक है। तो रेडियस कितने बना सकते हैं इसके अंदर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस बना सकते हैं। अब हमने ये कहा कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है। अगर मान लीजिए ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल।
और हम ये जानते हैं, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि रेडियस के और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री। जैसे यहाँ पर ये वेलोसिटी है, तो ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री। इधर ये वेलोसिटी है, ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर पूछा जाए तो उसमें ये डायग्राम जरूर बता देना कि वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एन एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज at every instant the velocity changes its direction continuously, and the changing of direction of velocity is called acceleration। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद पेज नंबर 51 पर आ जाइए। फिर ये कुछ 2-4 टर्म्स हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड। ये जो कुछ 2-4 टर्म्स हैं इनको अभी करते हैं। हाँ जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अराउंड द सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट आउट बाय इट्स रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल स्वीप आउट करा उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है ना, वो देखिएगा कैसे। मैंने एक सर्कल बना लिया, हमने एक सर्कल बना लिया। अब सर्कल बनाकर ये सर्कल का सेंटर हो गया वो, और ये वाला पॉइंट हो गया P0। ठीक है, सर्कल का जो रेडियस है उसे हम R ले रहे हैं। हमने ये बोला कि शुरुआत में मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट था जो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा था। कोई एक ऑब्जेक्ट था तो वो शुरुआत में P0 पॉइंट पर था, वो P0 पॉइंट के बाद में पहुंच गया पॉइंट A पर। ठीक, अच्छा, तो जो P0 से जब वो A पॉइंट तक पहुंचा तब उसने कितना एंगल मूव करा, यानी कि जो रेडियस वेक्टर है ना, रेडियस वेक्टर जो है इसने कितना एंगल स्वीप करा, थीटा एंगल। तो उस थीटा को हमने, इनिशियल थीटा को हमने बोल दिया θ1। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो A से A1 पर, इस पर पहुंच गया, दूसरे पॉइंट पर। A1 बोल दिया, B बोल दिया उसको, इस पॉइंट को B बोल दिया। वो B पर पहुंच गया तो हमने कहा कि इनिशियल पॉइंट से ही उसका आप एंगल निकालिए कितना है, तो वो जो एंगल हो जाएगा वो है θ2। ठीक है, θ2। तो यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल θ1, यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल θ2। तो हम ये कहेंगे कि A से B के बीच में एंगुलरली कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम बोल देंगे डेल्टा थीटा। ठीक है ना, तो ये जो कर्व लेंथ है, ये जो कर्व लेंथ है, ये तो हमारे पास, इसको तो बोल देंगे डेल्टा एस, और ये जो है इसको बोलेंगे डेल्टा थीटा। कितना वाला, दोबारा सुन लीजिए। हमने ये कहा कि ये जो लेंथ है ना, ये वाली ये जो कर्व लेंथ है, इस कर्व लेंथ को तो हमने बोल दिया डेल्टा एस। सर एक बार शुरू से देख लो, हमने ये हटा दो, ये पूरा हटा। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में कोई बच्चा है वो गोल 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 साइकिल घुमा रहा है अपनी। ये सर्कुलर पाथ है, ये उसका सेंटर है। यहाँ से हमने उसका एक रेडियस बना लिया है। यहाँ पर पॉइंट P0 पर एक बच्चा साइकिल लेकर खड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा यहाँ तक चला, बस यहाँ तक चला। ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया A, इस वाले पॉइंट को A बोल दिया। और ये जितना एंगल उसने स्वीप करा है, इस एंगल को हमने बोल दिया θ1 बोल दिया इस एंगल को। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो A से थोड़ा सा और आगे की तरफ चला, यानी कि वो कहाँ पहुँच गया, पॉइंट B पर। तो अब इनिशियल पॉइंट जो था, इनिशियल से ही उसका एंगल मेजर करा जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये कितना हो गया, इसको θ2 बोल दिया हमने। ठीक है, तो ये θ1 और ये θ2। अब हम कहेंगे कि A से B तक उसने लेंथ जो कवर करी उसको हमने बोल दिया डेल्टा एस बोल दिया। तो अब ये देखिएगा कि जब भी कभी हमारे पास ये होता है कि थीटा, आप ये देखिए, ये चीज़ हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी करी थी कि
ये इस तरीके का अगर कोई सर्कुलर मोशन दे रखा है तो उसमें जो एंगल हम लेते हैं वो एंगल हम रेडियन पे लेते हैं। तो अगर एंगल थीटा इज इन रेडियन तो हमारे पास एक रिलेशन था थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पर एल क्या था? यहाँ पर एल था लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, और आर क्या था? रेडियस था, ठीक है। अब आप ये देखिए, मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का स्टडी करना है, ए से बी तक का। तो ए से बी तक एंगल कितना स्वीप हुआ भाई? ओरिजिनल से यहाँ तक थीटा टू, ओरिजिनल से यहाँ तक थीटा टू, तो कितना हुआ? थीटा टू माइनस थीटा वन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे थीटा टू माइनस थीटा वन और इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। तो ए से बी तक लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? डेल्टा एस, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क की जगह डेल्टा एस, और रेडियस तो चेंज हो ही नहीं रहा है, रेडियस तो सेम है, आर है। तो थीटा टू माइनस थीटा वन को हमने डेल्टा थीटा बोल दिया। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। दिस डेल्टा थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या? चेंज इन एंगल ही तो है बस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन एंगल ही तो है। बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। तो ये जो डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा कोई नई टर्म नहीं है, आप ये समझ लीजिए ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका एंगल ही है एक तरह से। तो ये डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर है। उसके बाद अब इट्स यूनिट इज इन रेडियंस। एंगल है, एंगल की यूनिट क्या होगी? रेडियन, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट इज रेडियंस। स्टेरेडियंस भी होते हैं ना? रेडियन कहाँ से आ गया? ST अच्छा, स्टीरेडियन। हाँ, एक्चुअली स्टीरेडियन ही होता है, स्टीरेडियन की शॉर्ट फॉर्म ही रेडियन है ना, वही। एक मिनट वेट करिए बस, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। पानी था तो सही, ये देता हूँ, बैठो। ये चेयर ऐसी अजीब है, उसमें बैठ जाओ तो उठने में दिक्कत करते तो फिर बैठ जाओ। चलिए जी, तो जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, डिस्प्लेसमेंट के बाद आ गया टर्म वेलोसिटी, है ना। ऐसे ही अब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद अगला टर्म आएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है वो देखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर यही डेल्टा थीटा
तो डेल्टा थीटा को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखिएगा एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू नहीं में बताता हूँ, मतलब डब्ल्यू को थोड़ा सा दिमाग में बनाना होगा। ऐसे ही तो ओम जैसा लगता है वो चलता है। ओमेगा बोलते हैं इसको। सर थीटा का डिफरेंशियल जीरो है ना? किसका? थीटा थीटा का डिफरेंशियल जीरो। हाँ। डिफरेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो वो डिपेंड करता है कि थीटा, ऐसे ही करें। अगर थीटा हमको कांस्टेंट दे रखा है ना, मान लीजिए दे रखा है 30 डिग्री या 40 डिग्री, तो उसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि ये जो थीटा है यानी कि वो कितना एंगल घूमेगा, ये टी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता था तो कई क्वेश्चंस में आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ जाता था, एस इज इक्वल टू 2t² + 3t + 7, ये आ गया। तो अगर वो वेरिएबल यानी कि टी पर डिपेंड कर रहा है तो तब तो डिफरेंशियल निकालेंगे, वो डिफरेंशियल आएगी कुछ वैल्यू उसकी। ठीक है, और अगर मान लीजिए कांस्टेंट दे रखा है तो उसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए the time rate of change of angular displacement of a particle is called its angular velocity. It is denoted by omega. Its unit is radian per second. ठीक है, तो angular velocity यहाँ पर होगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार, उसको ओमेगा ऐसे बनाते हैं जैसे डब्ल्यू बनाकर उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं जैसे, है ना, बस यही। सर जो ओम का साइन होता है ओम में ओमेगा यूज होता है। एक्चुअली वो भी ओमेगा ही होता है। मतलब ये ना ऐसे होते हैं जैसे कि सिंबल्स होते हैं ना, जैसे ये है, इसको भी सिग्मा बोलते हैं, इसको भी सिग्मा बोलते हैं। ये कैपिटल और स्मॉल का फर्क है, कैपिटल सिग्मा और स्मॉल सिग्मा उसका फर्क है। ऐसे ये ओमेगा और वो वाला जो ओमेगा है ये भी कैपिटल और स्मॉल का ही कुछ फर्क है इसमें, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बोलते इसको भी ओमेगा ही है, शॉर्ट में उसको ओम कहते हैं। तो ये ओमेगा हो गया, ओमेगा बार। ओमेगा बार कैसे निकाला जाता है? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक, और फिर यहाँ पर सीधा आपको पता है कि भाई जब डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है तो ये तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो उसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हो गया डी थीटा बाई डी टी, है ना, डी थीटा बाई डी टी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये जैसे वहाँ पर हम करते थे डी एस बाई डी टी, तो ऐसे ही यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी कर दिया। अब इसकी जो यूनिट है, थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की ऐसा यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फिर देखेंगे इंस्टेंट, ये आपका टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे टाइम टेकन है और टाइम पीरियड दोनों में एक अंतर है। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि इतना टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम ड्यूरेशन में कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पूरा का पूरा सर्कल का एक पूरा का पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दे। ठीक है ना, तो उसको हम बोल देते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड को जैसे टाइम टेकन को डिनोट करते हैं हमेशा स्मॉल टी से, टाइम पीरियड को हमेशा डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। टाइम पीरियड जो है वो कभी भी वेरिएबल टर्म नहीं होगा, टाइम पीरियड हमेशा फिक्स्ड क्वांटिटी होगी कि कितने टाइम में वो पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म होगा। तो देखिएगा, द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अलोंग इट्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, और सिंपली पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, सिंपली उसको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी बोल देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड इट्स यूनिट इज ऑल्सो इन सेकेंड्स, उसकी यूनिट भी सेकेंड ही होती है। ठीक है, तो हमने तीन चीज़ें देखी अभी तक। एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा थीटा बोल देते हैं, वो एंगल की तरह ही है, और यूनिट भी उसकी एंगल वाली ही है, रेडियन है। फिर देखा एंगुलर वेलोसिटी, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, जिसको हम ओमेगा बार बोल देते हैं, और अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो डी थीटा बाई डी टी।
थीटा इज इन रेडियन, टाइम इज इन सेकंड्स, तो रेडियन पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट हो गई। उसके बाद टाइम पीरियड, तो जितने टाइम ड्यूरेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगला देखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। हमने ये कहा कि फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। ठीक है, तो जो कॉमन लैंग्वेज में भी हम बोलते हैं ना कि अगर किसी दुकान वाले के पास कोई गया है ना, तो वहाँ पर आपको आपका कोई जानकार मिल गया, फिर वो फटाफट चला गया वहाँ से, तो आपने उससे पूछा कि भैया आप इसको कैसे जानते हो, तो उसने कहा कि हमारा कस्टमर है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है यहाँ पर। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आने का मतलब क्या है कि उसको कुछ भी लेना है तो वो लेने के लिए उसी दुकान पर पहुँचेगा, तो वो बार बार जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, अगर कोई पूछे कि भाई आप फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो फ्रीक्वेंटली शब्द कहाँ से आया, फ्रीक्वेंसी से आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी है। तो वो कहता है कि ऑन एन एवरेज दिन में 3 बार आ जाता है मेरे यहाँ, तो दिन में 3 बार आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 टाइम्स अ डे। ठीक है, 3 टाइम्स अ डे, तो डे जो है वो डे भी क्या है, वो डे भी टाइम की ही वो है, टाइम की ही क्वांटिटी में डे उसी में आता है। जैसे सेकंड हो गया, सेकंड के बाद मिनट हो गया, मिनट के बाद आर हो गया, आर के बाद सीधा डे ही आता है। ठीक है ना, फिर वीक, फिर मंथ, फिर ईयर, इस तरह से। तो अब आप ये देखिएगा कि पर डे अगर निकाली जाएगी तो वो फ्रीक्वेंसी होगी, इसी तरह से पर सेकंड अगर निकालेंगे तो वो भी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में एक पहिया जो है वो कितनी बार घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब आप ये देखिए, एक दिन की निकालेंगे तब भी फ्रीक्वेंसी नहीं पर सेकंड निकाली जाती है, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है ना, ऐसा यूनिट टाइम की सेकंड होती है, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी पर सेकंड निकाली जाती है। आपने अभी जस्ट एक एग्जांपल, वो कॉमन जो डे टू डे लाइफ में हम एग्जांपल बोल रहे थे ना, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, तो वो वाली चीज़। ठीक है, तो अगर आप पर डे भी निकालोगे तो आएगी वो फ्रीक्वेंसी ही, लेकिन फिर उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, तो हम ये कहेंगे कि इन t seconds, capital T seconds, a body completes, in capital T seconds a body completes one revolution. In capital T seconds a body completes one revolution, तो capital T seconds में एक बॉडी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तो भाई एक सेकंड में कितना, implies that in 1 second a body completes कितने रिवॉल्यूशन, 1/t, 1/t रिवॉल्यूशन। ठीक है, और ये तो निकालना था कि एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, वही तो होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t, ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड जो भी है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है, लेकिन वो तभी होगी जब आप टाइम पीरियड को सेकंड में रखोगे। हाँ, टाइम को हमेशा सेकंड्स में रखेंगे, तभी वो हर्ट्ज में लिखी जाएगी। नहीं तो अगर आपने टाइम को मान लीजिए डे ले लिया, तो 1/डे क्या हो जाएगा, आप ये कह देंगे मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी पर डे, है ना। अगर मिनट है तो पर मिनट। अच्छा, इसको भी हर्ट्ज को भी क्या बोला जाता है, पर सेकंड, हर्ट्ज को पर सेकंड। भाई आप देखिए ना नीचे क्या है, टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है, और ऊपर 1 है, तो 1 तो एक नॉर्मल नंबर है। ठीक है, तो टी को अगर ऊपर लाएंगे, यानी कि सेकंड को ऊपर लाएंगे, तो सेकंड की पावर -1 पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, जिसको हम हर्ट्ज कहते हैं। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, स्मॉल एम भी बोला जा सकता है, और इसको बोलते हैं, जैसे छोटा सा वी बनाया, इसको घुमा दिया यहाँ से, इसको बोलते हैं न्यू, NU न्यू। म्यू नहीं होता, ना म्यू अलग होता है। म्यू ये होता है कि यू बनाया और यू की यहाँ पर लाइन खींच दी, इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, न्यू। ठीक, तो ये न्यू हो गया। तो फ्रीक्वेंसी f को न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सर न्यू तो फ्रिक्शन होता है और
10 के बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाँ जी, इसके क्वेश्चन करा दीजिए। हाँ करा दूँगा, पहले ये तो निपटा दो एक बार। सर और 10 के बाद नेगेटिव 6 अच्छा ये, अच्छा इसको माइक्रो भी बोल देते हैं, है ना, तो माइक्रो के लिए 10 के पावर -6 ये होता है। चलिए जी आगे देखते हैं, रिलेशन बिटवीन ओमेगा न्यू एंड टी। ओमेगा में, न्यू में और टी में रिलेशन। ये बैठा रहा हूँ यहाँ से, ये निपटा दूँ फिर करवा दूँ इसके क्वेश्चन में। तो अगला है रिलेशन बिटवीन ओमेगा न्यू एंड टी, कैपिटल टी। ओमेगा न्यू और कैपिटल टी, इनमें रिलेशन क्या होगा? तो देखिए बाय डेफिनेशन टाइम पीरियड, by definition of time period, a particle completes one revolution in time capital T, that is it traverses an angle of 2 pi radians in time capital T। ये समझ गए? देखिए अगर हम एक सर्कुलर मोशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन में ये उसका सेंटर हो गया, यहाँ से किसी पार्टिकल ने मूव करना शुरू करा और ये यहाँ से ऐसे 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 आया, तो इसने पूरा जो पाथ कंप्लीट करा यहाँ से और यहाँ तक का जो पूरा पाथ कंप्लीट करा, तो उसमें एंगल कितना मूव करा, थीटा कितना हो गया 2 पाई, ये 360 डिग्री हो गया ना, तो 2 पाई रेडियंस, ठीक। और पूरे को कंप्लीट करने में उसको टाइम कितना लग रहा है? टाइम टेकन इज कैपिटल टी सेकेंड्स, सही है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है, व्हेन टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा कितना है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो वो बोल रहे हैं कि हमको रिलेशन निकालना है ओमेगा न्यू और टी में, तो ओमेगा और टी में तो रिलेशन ये आ गया, ओमेगा और टी में तो रिलेशन ये आ गया। अब क्या काम करेंगे, अब हम इसमें ये कह देंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन कैपिटल टी। ये जो 1 अपॉन कैपिटल टी है ये न्यू के बराबर है, यहाँ पर न्यू लिख दीजिए। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये हो गया, ठीक। तो आप ये देखिएगा कि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी हो गई और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू हो गई। तो ये रिलेशन है बिटवीन ओमेगा न्यू एंड टी। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो भाई लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में भी कोई रिलेशन होता है क्या, वो भी देख लेते हैं। देखिएगा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, क्या कर रहे हो? सर इसके बेचारे की ने 15 आज एंट्री कराई थी ना तुम्हारे, करेक्ट। आज एंट्री कराई, फोटो आई थी तुम्हारी, तुम तो चुपचाप खड़े हुए थे, इसने आंखें बंद कर रखी थी दोनों। सर वो फोटो बहुत पहले की है, पहले दिन की है। अच्छा, कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था,
डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में ये निकाला हमने, ठीक। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, तो दोनों तरफ आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ये हो गया 1 अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा एस अपॉन आर। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर। अब क्या करिए, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स, taking limit delta t tending to 0 on both sides, तो दोनों तरफ अब आपको लिमिट लेनी है डेल्टा t टेंडिंग टू 0, ये आपने लिमिट ले ली दोनों तरफ। तो लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर को ऐसे अलग कर दीजिए, और लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 जब हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। ऐसे ये क्या बन जाएगा, डी एस बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी विल बी ओमेगा इंटू 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, और डी एस बाई डी टी विल बी वी, ठीक है। तो हम ये क्या देखें, आर को इधर ले जाइए, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, डी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, वेक्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर हो जाता है, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टोरिकल। इसी तरीके से जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का तरीका ये है कि अल्फा बार, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं, जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं, ए बोलते हैं ना, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा बार इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। तो जैसे आप ये देखिए कि जैसे वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी को क्या बोल देते हैं, डी थीटा बाई डी टी, तो एक्सेलरेशन को बोल देते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। बस, और इसमें और ज़्यादा डिटेल में इसको करने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है, ठीक है। वैसे देखिए इसके क्वेश्चन जो हैं, एक या दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, यदि आप कहेंगे ना तो मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इसके हमारे पास कोई हो करवाना चाहो तो बताओ, ठीक है। 1 मिनट में पेपर दे देते हैं।